खुल जाएंगी सभी रास्ते रुकावटों से लड़तो सही, खुल जाएंगी सभी रास्ते रुकावटों से लड़तो सही, सब होगा हासिल तू जिद पे अड़ तो सही। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपने घर पे पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, हम सबको पता है कि क्लास 12th की हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके एक सीरीज शुरू किए हुए हैं हम लोग, जिसमें चौथे चैप्टर में आ चुके हैं। चौथे चैप्टर का आज हम लोग लेखक परिचय पढ़ने वाले हैं, समझे। और आप लोगों को पता है कि लेखक परिचय जब भी होते हैं तो इसके जितने सारे प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्न को भी मैं निकाल दिया हूं। आपको मैं पाठ से लेखक परिचय पढ़ाऊंगा। जो पाठ है अर्धनारी ईश्वर, इसके लेखक परिचय का जो पेज दिया हुआ है आपके बुक में, उस लेखक परिचय को मैं पढ़ाऊंगा, इनकी सभी कहानी को समझाऊंगा और साथ में उस लेखक परिचय से जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, जितने सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, निकल सकता है जितने सारा प्रश्न, उस सभी प्रश्नों को मैं एक जगह पे इकट्ठा कर दिया हूं, संग्रहित कर दिया हूं। आपके सामने वो मैं लाकर रख दूंगा और आप उसे नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे। बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। और इस सीरीज को बढ़ाते हुए हम लोग चौथे चैप्टर में आ गए हैं। अर्धनारी ईश्वर यह पाठ है जिसमें शंकर जी और पार्वती जी के कल्पित रूप को बताया गया है। ये बताया जाता है कि ये स्त्री और पुरुष के पूर्ण समन्वय को दिखाने के लिए बताया गया होगा, बनाया गया होगा। अर्धनारी ईश्वर की कल्पना की गई होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि यह जो कल्पना है अर्धनारी ईश्वर की, वह स्त्री और पुरुष को समान दिखाने के लिए बनाई गई होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं कि यह अर्धनारी ईश्वर पाठ जो है, इसके लेखक परिचय को पढ़ना है। तो इसके लेखक परिचय यानी हमें दिनकर जी के बारे में पढ़ने हैं। अर्धनारी ईश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्धनारी ईश्वर के वो लेखक है, तो आखिर उनकी जीवनी क्या रही है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और फिर इस पाठ को हम लोग शुरू कर लेंगे। तो आइए पहले लेखक परिचय से हम आपको रूबरू करवा दें। लेखक के जितनी भी जिंदगी की कहानी है उन सभी कहानी को हम लोग देखेंगे, उनसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालेंगे, जितने प्रश्न हो सकेंगे बनाएंगे और साथ में तब जाकर इनके द्वारा लिखी गई एक अर्धनारी ईश्वर पाठ को हम लोग पढ़ के समझने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए प्यारे साथियों, ये अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक परिचय है, जिनके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर में इन कर जाएंगे। चलिए हम लोग देखेंगे कि अर्धनारी ईश्वर के जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी जीवनी क्या क्या रही है, उन्हीं पे हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि जो अर्धनारी ईश्वर पाठ है उनके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को हुआ था, याद रखना है। अर्धनारी ईश्वर के पाठ के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था बताइए? 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हो गई थी, याद रखना है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति जो हुआ था 1974 में हुआ था, याद रखना। तो आपको याद रखना है वहीं से कि अर्धनारी ईश्वर के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, उनका जो निधन है वो कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 को निधन हो गई थी। और इनका जन्म स्थान जहां ये जन्म लिए थे वो कौन सा जगह है? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। बिहार राज्य है, बेगूसराय जिला है और सिमरिया गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में इनका जन्म हुआ था। और माता का नाम याद रखना है मनरूप देवी। माता का नाम क्या है? मनरूप देवी। और पिता का नाम क्या है? रवि सिंह। माता का नाम क्या है? मनरूप देवी और पिता का नाम क्या है? रवि सिंह। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती देवी। पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती देवी। माता का नाम क्या है? मनरूप देवी। और पिता का नाम क्या है? रवि सिंह है। पिता का नाम क्या है? रवि सिंह है। माता का नाम मनरूप देवी और इनकी पत्नी का जो नाम है श्यामवती देवी है। कौन है? श्यामवती देवी। इनकी शिक्षा की बात करें तो इनका प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव और उनके आसपास से हुई है। मतलब कि गांव और उनके आसपास जो भी स्कूल रहे होंगे वहीं से उन्होंने प्रारंभिक यानी स्टार्ट में जो शिक्षा प्राप्त किए हैं वो वहीं से कर लिए हैं। 1928 में, याद रखिएगा, 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उन्होंने मैट्रिक कब की? 1928 में। याद रखिएगा, मैट्रिक कब किए थे? 1928 में किए थे। कहां से किए थे? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से उन्होंने क्या किया था? मैट्रिक की
परीक्षा पास किए थे और 28 के बाद 4 साल बाद 1932 में पटना कॉलेज से वो क्या कर दिए थे, बीए कर लिए थे। पटना कॉलेज से वो क्या किए थे, बीए किए थे। किस विषय में किए थे बताइए, इतिहास विषय में किए थे। किस विषय में, इतिहास विषय में किए थे। समझे, याद रखना है कि वो 1928 में कब, कहां से, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। 1932 में वो क्या किए थे, 1932 में कॉलेज, पटना कॉलेज से वो बीए जो ऑनर्स है वो किए थे, इतिहास विषय में किए थे। ठीक है, यानी अगर 28 में वो मैट्रिक पास किए तो यानी 30 में वो क्या किए होंगे, इंटरमीडिएट पास किए होंगे, और 32 में वो क्या करते हैं, बीए कर लेते हैं, ऑनर्स करते हैं। और ऑनर्स करते हैं किस सब्जेक्ट से, आपको याद रखना, इतिहास विषय से वो ऑनर्स करते हैं। आइए इनकी वृत्ति की बात करते हैं। वृत्ति क्या कहता है, ये प्रधानाध्यापक के पद पे भी रहे हैं, याद रखना है, ये प्रधानाध्यापक के पद पे भी रहे हैं। और कौन से स्कूल में रहे हैं, एचआई स्कूल में रहे हैं। कौन से स्कूल में, एचआई स्कूल में, बरबीघा में ये स्कूल है, वहां पे ये क्या रहे हैं, प्रधानाध्यापक के पद पे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद सब रजिस्ट्रार के पद पे भी रहे हैं, सब डायरेक्टर के पद पे भी रहे हैं, और जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हैं। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहां कहां, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय, ये याद रखना है, बिहार विश्वविद्यालय में वो हिंदी के प्रोफेसर के पद पे रहे हैं। याद रखिएगा, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के पद पे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के पद पे काम किए हैं, तो आपको याद रखना है बिहार विश्वविद्यालय में वो हिंदी के प्रोफेसर के पद पे भी रहे हैं। और भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पे रहे हैं। याद रखिएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय में किस पद पे रहे हैं, उप कुलपति के पद पे। ये दो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पहला क्या कि किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, बिहार विश्वविद्यालय में, और किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पे रहे हैं, तो आपको याद रखना है भागलपुर विश्वविद्यालय में वो उप कुलपति के पद पे रहे हैं। समझे, और बाद में आपको याद रखना है कि हिंदी सलाहकार के रूप में भी वो कार्यरत रहे हैं, वो हिंदी सलाहकार के रूप में भी काम किए हैं। तो आपको याद रखना है, ये जो अर्धनारी ईश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, इतने बड़े व्यक्ति है कि बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर के पद पे भी रहे हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पे भी रहे हैं, हिंदी सलाहकार के रूप में ही ये कार्य किए हैं। ठीक है, और प्रधानाध्यापक के भी पद पे रहे हुए हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, साहित्य अभिरुचि क्या है। साहित्यिक अभिरुचि जो है, मतलब कि इनका अभिरुचि क्या था, तो ये समझ लीजिए 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई। इनकी जो 1925 का समय था उसमें छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई थी। तो आपको पूछा जाएगा आपसे कि बताइए रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कहां प्रकाशित हुई थी, छात्र सहोदर में। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कहां प्रकाशित हुई थी, छात्र सहोदर में। कब प्रकाशित हुई थी, 1925 में। याद रखिए, 1925 में पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कहां प्रकाशित हुई थी, तो आपको कहना है कि छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी, 1925 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, कुछ और बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो अपने जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित करते हैं, ये तो सही बात है। चलिए आगे देखते हैं कि 21, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है कि 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित कर दी। बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट मैंने कर दिया, याद रखिएगा। 21 वर्ष की अवस्था जब उनकी होती है, उनकी उम्र 21 वर्ष होती है, तो वो कविता का एक पुस्तक प्रकाशित कर देते हैं, और उस पुस्तक का नाम क्या था, प्रणभंग है। क्या है, प्रणभंग। आपसे पूछा जाएगा, बताइए ये रामधारी सिंह दिनकर कितने वर्ष की अवस्था में कविता का पुस्तक प्रकाशित करते हैं, तो आपको याद रखना है 21 वर्ष की उम्र थी तब ये कविता के पुस्तक प्रकाशित करते हैं, और उस पुस्तक का नाम क्या था, प्रणभंग था। क्या नाम था, प्रणभंग था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रामधारी सिंह दिनकर की कविता पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है प्रणभंग है। ये कितने वर्ष की अवस्था में प्रकाशित की गई थी, 21 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित की गई थी। तो इसमें दो बातें आपको याद रखना। पहला, उन्होंने पहली कविता जब प्रकाशित की थी ना, अपने जीवन की पहली कविता, कविता पुस्तक और कविता में क्या फर्क है समझिए। एक कविता होगी और
कई कविताओं का संग्रह कविता पुस्तक होगी। तो मैं आपको बता दूं कि पहली जो कविता उन्होंने प्रकाशित की ना 1925 में की। कब? 1925 में की। 1908 में जन्म हुआ, 1925 में पहली कविता पुस्तक प्रकाशित कर दी थी। ठीक है, और उसको कहाँ प्रकाशित किया गया था? छात्र सहोदर में प्रकाशित किया गया था। कहाँ प्रकाशित किया गया था? छात्र सहोदर में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पहली कविता कहाँ प्रकाशित की गई थी? 1925 में, छात्र सहोदर में। और आपसे पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक कौन सी है? तो प्रणभंग है। कौन है? प्रणभंग है। और वो कितने वर्ष की अवस्था में प्रकाशित किए थे? 21 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित किए थे। ठीक है, उम्मीद है कि प्यारे साथियों ये आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और बातें हैं जिनको आपको जानना चाहिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आइए देखते हैं कि और कौन सी बातें हैं आपको याद रखना है कि उनकी कुछ कृतियां आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है। कृतियां में आपको याद रखना है कि प्रमुख काव्य कृति। काव्य कृति का मतलब क्या हो गया? कि कविताओं का संग्रह। याद रखना है ये जितने भी कविता लिखे हैं वो यहाँ रखा गया है, और जितने भी ये प्रमुख गद्य कृतियां हैं जिसमें उपन्यास, निबंध, भाषण कुछ भी हो सकता है वो यहाँ पर आपको गद्य कृति से मिलेगा। काव्य कृति में केवल कविता है। तो उन्होंने कुछ प्रमुख कविताएं लिखी हैं जो आपको जानना चाहिए। तो ये तो आप जानते हैं कि प्रणभंग कविताओं का क्या है? संग्रह ही है, यानी कविता पुस्तक है। और कब प्रकाशित हुई थी? 1929 में हुई थी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि डेट पूछा जाता है आपसे। अब पूछा जाएगा बताइए प्रणभंग कविता का पुस्तक किसकी है? तो आपसे पूछा जाएगा कि तब आपको बताना है कि क्या? रामधारी सिंह दिनकर की। और ये पूछा जाएगा कि प्रणभंग कविता का पुस्तक जो है कब प्रकाशित किया गया? 1929 में। कब? 1929 में। कब प्रकाशित किया गया था? 1929 में। आपको याद रखना है कब प्रकाशित किया गया था? 1929 में। अब आपको एक और, रेणुका। रेणुका भी क्या है? कविता है। और ये कब प्रकाशित किया गया था? 1935 में। हुंकार 1938 में। रसवंती 1940 में। कुरुक्षेत्र 1946 में। रश्मि रथी 1952 में। और नील कुसुम 1954 में। उर्वशी कितना है? 1961 में। और परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में। और कोमलता और कवित्व क्या? 1964 में। हारे को हरि नाम 1970 में। प्यारे साथियों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे डेट पूछा जाता है। जैसे मैं आपसे पूछ दिया कि हारे को हरि नाम, यह कविता के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और यह पूछ देगा कि हारे को हरि नाम कब प्रकाशित हुआ? 1970 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1970 में। तो ये तो कविता है जिनके डेट साहित्य आपको याद रखना है। और ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। आइए अब प्रमुख गद्य कृतियां को देख लेते हैं। मिट्टी की ओर 1946 में प्रकाशित की गई थी। मिट्टी की ओर कब? 1946 में। जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्धनारी ईश्वर, ये कब प्रकाशित हुआ? 1952 में। कब प्रकाशित हुआ? 1952 में। संस्कृत के 4 अध्याय 1956 में। संस्कृत के 4 अध्याय कब प्रकाशित हुआ? 1956 में। काव्य की भूमिका कब? 1958 में। काव्य की भूमिका कब प्रकाशित हुआ? 1958 में। व्हाट पीपल कब प्रकाशित हुआ? 1961 में। शुद्ध कविता की खोज 1966 में प्रकाशित हुआ। और दिनकर की डायरी अगर आपको चाहिए तो याद रखना है 1973 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1973 में प्रकाशित हुआ था। उम्मीद करते हैं साथियों कि यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबके डेट सहित आपको याद रखना होगा, इसीलिए हमने आपके लिए जो क्वेश्चन बनाया है उसमें इन सबों को बड़े अच्छे से सजा दिया है। आपको इसको देख लेना है और साथ में उसके क्वेश्चन आंसर को करवा देते हैं और आप आराम से याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनको पुरस्कार और सम्मान भी मिला है जिनके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। देखिए ये प्रमुख गद्य कृतियां जो था ना उसमें क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय है। ये देखिए संस्कृत के 4 अध्याय, ये इतना फेमस हुआ कि इनके लिए इनको पुरस्कार मिल गया। संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला? क्या? साहित्य अकादमी। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। इतना इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों कि मैं क्या बताऊं। कई बार पूछा गया है कि संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? बताइए। साहित्य अकादमी मिला है। या आपसे पूछा जाएगा दिनकर जी को साहित्य अकादमी किस रचना पे मिली है? तो आपको याद रखना है संस्कृत के 4 अध्याय पे मिला है। और उर्वशी एक ऐसी रचना है। कौन सी? उर्वशी। उर्वशी एक ऐसी रचना है जिस पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त है। कौन सा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त है। उर्वशी रचना पे कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और पूछा जाएगा उर्वशी क्या है? तो एक कविता है। क्या है? कविता है। देखिए यहाँ पे कविता वाले लाइन में है, तो उर्वशी क्या है? कविता है। और ये उर्वशी कविता पे क्या उनको प्राप्त है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और संस्कृत के 4 अध्याय पे क्या पुरस्कार प्राप्त है इनको? साहित्य अकादमी। समझे? उसके साथ साथ ये पद्म भूषण
पद्म भूषण एवं कई अलंकरणों से सम्मानित किए गए हैं। याद रखिएगा, इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। तो आपको याद रखना है कि पूछ देगा इनमें से कौन सा पुरस्कार इन्हें मतलब कि प्राप्त है। ऑप्शन रहेगा साहित्य अकादमी, ऑप्शन रहेगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन रहेगा पद्म भूषण, ऑप्शन रहेगा इनमें सभी। तो आपको इनमें सभी जाना है क्योंकि सब तो इनको मिला हुआ है। और राष्ट्रीय कवि के रूप में इनको जाना जाता है, ये याद रखिएगा, समझे। कौन से कवि? राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, इनको याद रखना है। कौन से कवि? राष्ट्र कवि के रूप में इनको जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, तो दिनकर जी को। किन कवि को? दिनकर जी को राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है। राष्ट्र कवि के नाम से क्या है, वो सम्मानित है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इनके क्या लेखक परिचय की कुछ कहानियां। अब चलिए इस पे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम आपको करवा देते हैं। आइए उससे भी रूबरू करवाते हैं आपको कि क्या है, हम कैसे प्रश्नों को निकाले हैं, कैसे आपके लिए सजा कर रखे हैं, आप क्या करेंगे और कितने अच्छे से आप पढ़ सकेंगे। आइए देखते हैं। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। आइए हम इनके लेखक परिचय से जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उन्हें हम आपको दिखा दें कि हमने बना कर रख दिया है। ये रहा आपके पहले स्लाइड, ये देखिए। इनमें जितने सारे प्रश्न बन सकते थे लेखक परिचय से वो सभी को मैंने बना कर रख दिया है। बस आपको क्या करना है, थोड़े से आपको समय देना है, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और मन से आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि हमने लेखक परिचय आपको पढ़ा दिया है। अब लेखक परिचय में जो जो पढ़ाया वही ये यहाँ लिखा हुआ है। अब इसे आप नोट डाउन कर लेंगे तो लेखक परिचय दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमने आपको बताया जब आप फेयर करेंगे तो क्या करेंगे। फेयर करेंगे तो आप पहले लिखेंगे पार्ट 4 और ये अर्धनारी ईश्वर और इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। इनके लेखक परिचय को हम शुरू करेंगे तो ऐसा ही आप हेडिंग डाल कर लिखेंगे। पाठ का नाम क्या है बताइए? अर्धनारी ईश्वर है। पाठ का नाम क्या है? अर्धनारी ईश्वर है। बताइए, पाठ का नाम तो आपको पता है भाई, अर्धनारी ईश्वर है। आइए लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है। लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर है। आपको लिख लेना है लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर है। जन्म इनका कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हुआ था। ये सब तो हम लोग पढ़ के आ गए हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है अपने कॉपी में। जन्म स्थान क्या है? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम बताइए? मनरूप देवी। पिता का नाम बताइए? रवि सिंह। और पत्नी का नाम बताइए? श्यामवती देवी। ये तो उनके फैमिली में ही उलझ गए हम लोग। इनके माता का, इनके पिता का और इनकी पत्नी का। माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह और पत्नी का नाम श्यामवती देवी। तो ये तो आपको याद ही रखना है। आइए और भी कुछ प्रश्न है जिनको हमने रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जिससे आपको सुविधा होगी, आप आराम से क्या करेंगे, नोट डाउन कर पाएंगे। आइए अब इनके शिक्षा पे हमने जो प्रश्न निकल पाया उसे निकालने की कोशिश की है। शिक्षा, दिनकर जी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए? हम सबको पता है कि गांव और उनके आसपास जो भी स्कूल कॉलेज था उनसे हम प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। दिनकर जी मैट्रिक कब और कहाँ से किए थे? याद रखिएगा 1928 में। कब? 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से वो क्या करते हैं, मैट्रिक करते हैं। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से क्या करते हैं, वो मैट्रिक करते हैं। और 1932 में वो क्या किए थे, आपको याद होगा कि बीए किए थे। दिनकर जी बीए कब, कहां से और किस सब्जेक्ट में, माने किस विषय में ऑनर्स किए थे? आपको पता होगा कि बीए जो है 1932 में करते हैं, पटना कॉलेज से करते हैं और इतिहास सब्जेक्ट में करते हैं, इतिहास विषय में करते हैं। तो आपको याद रखना है। खैर इंटरमीडिएट की जानकारी नहीं दी गई है तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इनके वृत्ति से एक बात आती है। वृत्ति मतलब जीवन में वो क्या क्या बढ़े, कैसे बढ़े, तो इन सबों पे कुछ प्रश्न है उनको भी समझ लेते हैं। वृत्ति, HI स्कूल बड़बीघा में दिनकर जी किस पद पे थे? हम सबको पता है प्रधानाध्यापक के पद पे रहे थे।
कहाँ रहे थे? प्रधानाध्यापक के पद पे रहे थे। HI स्कूल बड़बीघा में दिनकर जी किस पद पे रहे थे? प्रधानाध्यापक के पद पे रहे थे। दिनकर जी बिहार विश्वविद्यालय में किस पद पे रहे थे? बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के पद पे रहे थे। किस पद पे रहे थे? हिंदी के प्रोफेसर के पद पे रहे थे। और दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में किस पद पर कार्यरत रहे थे? तो भागलपुर में उप कुलपति के पद पे रहे थे और तथा हिंदी सलाहकार के रूप में भी वो काम किए थे। याद रखिएगा, दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पे रहे थे, बाद में वो हिंदी सलाहकार के रूप में भी काम किए थे, कार्यरत रहे थे हिंदी सलाहकार के रूप में। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है उनकी जो अभिरुचि है वो क्या है समझ लीजिए। दिनकर जी की पहली कविता कब और कहां प्रकाशित हुई थी? हम सभी को पता है दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी। प्यारे साथियों एक बात याद रखिए, 1900 कितना में? 1928 में। 1928 में वो मैट्रिक करते हैं। क्या करते हैं? मैट्रिक करते हैं। क्या करते हैं? मैट्रिक करते हैं, समझे। और 1928 में मैट्रिक करते हैं और 1928 से 3 साल पहले वो क्या करते हैं? एक मतलब कि कविता प्रकाशित करवा देते हैं। और किसमें प्रकाशित करवाता है? छात्र सहोदर में। किसमें उनकी कविता प्रकाशित हुई है बताइए? छात्र सहोदर में, समझे। यानी मैट्रिक से पहले भी उनकी पहली कविता आ गई थी। आइए कुछ और बातें हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। दिनकर जी की पहली कविता पुस्तक कब प्रकाशित हुई? हमने कविता तो देख लिया भाई, कब प्रकाशित हुआ था? 1925 में। और पहली कविता पुस्तक जो है वो जब 21 वर्ष के थे ना, तब की अवस्था में वो प्रणभंग नामक कविता की पुस्तक को प्रकाशित किए थे। याद रखिएगा, दिनकर जी की पहली कविता पुस्तक कौन है? तो प्रणभंग है। और वो कितने वर्ष की अवस्था में प्रकाशित किए? 21 वर्ष की अवस्था में। और पहली कविता कब प्रकाशित हुआ? 1925 में। और कहाँ? छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ। प्यारे साथियों ये उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा और ये कोई हार्ड चीज नहीं है जिसे आप नहीं याद कर पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। आप भी इंसान हैं और इंसान के नियमों का पालन करिए, पढ़िए और बेहतर ज्ञान हासिल कीजिए और अच्छा कामयाबी हासिल कीजिए, ठीक है। आइए कुछ और बातें हैं जिनको हम कर ले। कृतियां क्या है? प्रमुख काव्य कृतियां उनकी है जो कविता है वो क्या है? प्रणभंग है। कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। रेणुका कब प्रकाशित हुआ? 1935 में। हुंकार 1938 में। रसवंती 1940 में। कुरुक्षेत्र 1946 में। रश्मि रथी 1952 में। नील कुसुम 1954 में। उर्वशी 1961 में। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में। और कोमलता और कवित्व 1964 में। और हारे को हरि नाम 1970 में। ये सब क्या है? उनकी कविता है। और ये कविताएं जो जब जब प्रकाशित हुई हैं तब तक का समय आपको दिया गया है, याद रखना है। ये भी याद रखना है, जैसे आपसे पूछ दिया कि नील कुसुम किसकी कविता है, तो आपको याद रखना है किसकी है? दिनकर जी की है। और इसी तरह से इनकी कुछ गद्य कृतियां भी हैं जिनको समझ लेते हैं। मिट्टी की ओर 1946 में प्रकाशित हुआ। अर्धनारी ईश्वर 1952 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। उसी तरह से संस्कृत के 4 अध्याय 1956 में प्रकाशित हुआ। काव्य की भूमिका 1958 में। बट पीपल 1961 में। शुद्ध कविता की खोज 1966 में। और दिनकर की डायरी 1973 में प्रकाशित हुआ था। ये आपको याद रखना है, समझे। ये सब बहुत आसान है, आप याद रख पाएंगे। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न है जिनको हम लोग देखते हैं। पुरस्कार और सम्मान पे इनके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं जिनको आपको याद रखना है। पुरस्कार और सम्मान पे दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त है बताइए। दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पे कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? आप सभी को पता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। दिनकर जी को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। कौन सा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है, ठीक है। उसी तरह से कुछ अन्य सम्मान भी उनको मिला है, जैसे में पद्म भूषण एवं कई अलंकरणों से सम्मानित किए गए हैं वो, ठीक है। पद्म भूषण सम्मान से भी एक सम्मानित किए जा चुके हैं। और दिनकर जी को किस कवि के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे हम तो देखे हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां हिंदी से प्रश्न आते हैं पूछ दिया गया है कि दिनकर जी को किस कवि के नाम से जाने जाते हैं? राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि ये आपको समझ में आ गया होगा और इतना आपके क्वेश्चन निकल पाए हैं किससे? लेखक परिचय से। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और लेखक परिचय से एक भी प्रश्न नहीं आएगा जो आपसे न बने, ठीक है। तो प्यारे साथियों ये अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए और
और आगे अगले वीडियो में ही हम इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप मन लगाकर पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। और एक बात और जान लीजिए, अब हम इस 12th के हिंदी के एक दिन में, माने प्रतिदिन आप समझिए 2 वीडियो आपको पोस्ट दे रहे हैं। पहला 1 बजे, दूसरा दोपहर के 1 बजे, और दूसरा कितने बजे? शाम के संध्या 7 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो आप तेजी से पढ़े, मन लगाकर पढ़े, अच्छे से पढ़े, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, शरीर को स्वस्थ रखें, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और मन लगाकर पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।